नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। लोकसभा चुनाव में हार के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी है। आगामी चुनाव और कार्यकर्ताओं में जोश बरकरार रखने के लिए जल्द ही संगठनात्मक बदलाव देखा जा सकता है। कांग्रेस आलाकमान ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजी है जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार की वजह तलाश रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस को बैक टू बैक विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए लोकसभा चुनाव से पहले संगठन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। लेकिन लोकसभा की 11 में से 10 सीट हारने के बाद कांग्रेस में हार की समीक्षा हो रही है। पार्टी आलाकमान के आदेश पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हार की वजह तलाश रही है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का दावा है कि कमियां दूर कर नगरीय चुनाव में बेहतरीन काम करेंगे। वहीं कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में आपस में लड़ाई चल रही है और अब हार का ठीकरा किस पर फूटेगा पता नहीं। चुनाव जीतने में हमारी कमियां रही, उन कमियों को हम आने वाला समय में दूर कर सके, इसलिए कमेटी आई है ताकि आने वाला समय में हम लोग का नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, तो हम नए सिरे से फिर काम कर सके और सरकार की मुद्दों को, विफल मुद्दों को हम जनता के बीच में उठा सके और एकजुटता साथ काम कर सके। ये हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है। Thoroughly examine, investigate why we have failed, what are the reasons, how we can improve. There is some sort of a fact-finding committee. के वहाँ हाजिरी, आप वहाँ से लिस्ट मंगाइए अभी कभी। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पहुंची हुई है और 2 दिन रायपुर और बिलासपुर में बैठक हो चुकी है। आज कांकेर में चर्चा होनी है और इसी को लेकर हम भी विशेष चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ फिलहाल सुरेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। बहुत स्वागत है आपका सुरेंद्र वर्मा जी। सबसे पहला सवाल यही कि जो बीजेपी जो आरोप लगा रही है या बीजेपी जो आप पर तंज कस रही है कि कांग्रेस में इतनी जूतम पैजार है कि अब ये इसलिए बैठकें की जा रही हैं कि ये हार का ठीकरा किसके सर पर फोड़ा जाए। मनु जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कांग्रेस पर आरोप लगाने का नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस का आंतरिक मामला है और हार हो या जीत, हर चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर जो आंतरिक लोकतंत्र है, प्रभारी आते हैं, तय होती है कमेटियां और बूथ स्तर तक जो है फीडबैक कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद लिए जाते हैं। और ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, आदरणीय कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो है जो बनाई गई है, वो 5 संभाग में अलग अलग जाके नेता और कार्यकर्ताओं के साथ में वीरप्पा मोइली जी की कमेटी जो है वो चर्चा कर रही है और वो तथ्य जाने जा रहे हैं। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के प्रभारी सचिन पायलट जी ने स्पष्ट तौर पर कहा था मनु जी कि ये जो किसी को हटाने या किसी को नियुक्त करने के लिए कमेटी नहीं है। जो चुनाव परिणाम आए हैं हमारे अपेक्षा के विपरीत आए हैं, उसके अनुरूप नहीं रहे, तो क्या कारण है, बूथ स्तर तक जाके वो फैक्ट खोजे जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में जो आने वाले चुनाव हैं जी, अगर ये फैक्ट अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के पहुंचने के बाद सामने आया है कि गुटबाजी कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह है, तो ये तो इससे पहले भी पता था। जब टिकट बंटवारा हो रहा था तब भी पता था कि गुटबाजी है, अगर इससे नहीं उभरेंगे तो नुकसान होगा। मनु जी, लोकसभा की आप बात करेंगे कि तो कांग्रेस में जो प्रत्याशी उतारे गए थे, चाहे भूपेश बघेल जी हों, चाहे ताम्रध्वज साहू जी हों, चाहे शिव डहरिया जी हों, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की अपेक्षा में बेहतर प्रत्याशी थे। यही तो कांग्रेस पार्टी जानना चाहती है। तो यही क्यों हार गए? बेहतर प्रत्याशी थे, वरिष्ठ प्रत्याशी थे, पूर्व मुख्यमंत्री मैदान में थे, लेकिन फिर भी अपनी सीट नहीं जीत पाए। देखिए वो तो मंथन के बाद तय होगा और वो वही जानने के लिए कमेटी आई है। जहां तक बात गुटबाजी की है, आप देख रहे हैं डबल इंजन की सरकार दिल्ली के रिमोट से चल रही है। धर्मलाल कौशिक
पुन्नूलाल मोहिले, अजय चंद्राकर जैसे नेता किनारे कर दिए गए। जो रिकॉर्ड बनाए छत्तीसगढ़ में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा में सबसे ज्यादा वोट उससे जीतने की बात हो, उसको बृजमोहन अग्रवाल को छत्तीसगढ़ की राजनीति से अरुण पृथक साव कर जी तो दिया। ये कह रहे हैं कि ये जूतम पेजार कांग्रेस में है, बीजेपी तो पूरी तरह से एकजुट है। अरुण साव जी के नेतृत्व में पिछला विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में जीता था। उसके बाद किए क्या? न वो सीएम है, न वो डिप्टी सीएम है, और उनके ऊपर तो ये तो चर्चा है भाजपा में भी डेप्यूटी कि सीएम है अरुण साव जी, क्या बात कर रहे हैं आप? अरुण साव जी की कोई पूछ परख उनके विभाग के कामों में ही नहीं है, तो गुटबाजी तो चरम पर भारतीय जनता पार्टी में। डेप्यूटी सीएम है अरुण साव, मैं दोबारा याद दिला रही हूँ क्योंकि आपने बोला कि उन्हें कुछ नहीं मिला। मनु जी, छत्तीसगढ़ में किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता की कोई स्थिति, कोई अस्तित्व नहीं है। जो फैसले हो रहे हैं वो लादे जा रहे हैं, थोपे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन, ठीक है, मैं इस बात का देश की जवाब तो राजनीति में भारतीय हम जनता दो, पार्टी के हमारे दो प्रवक्ता का से ले कब्जा लूंगी। है। सुरेंद्र वर्मा जी, मैं इस बात का जवाब बीजेपी के प्रवक्ता से लूंगी जब वो जुड़ेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ उचित शर्मा जी जुड़ गए हैं। उचित जी, बहुत स्वागत है आपका, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। उचित जी, ये कांग्रेस में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पहुंची है, रायपुर बिलासपुर में मीटिंग हो चुकी है, कांकेर में होनी है, और अभी जो एक तथ्य निकलकर सामने आ रहा है वो ये कि कहीं ना कहीं गुटबाजी एक बड़ी वजह है। तो क्या जो ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पहुंची है, इसके बाद ये संभावना है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कोई बड़े बदलाव हो सकते हैं? जी बिल्कुल, उम्मीद की जा सकती है मनोज जी। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस की ये जो गुटबाजी है वो केवल आज से नहीं है, वो तो 3 साल से आप देख रहे हैं, जब 2.5 साल की बात हुई थी। और लोग जो होती पार्टी के अंदर गुटबाजी होती, ये तो पूरा कांग्रेस जो है वहाँ खुला खेल फरुक्काबादी, यहाँ जो कुछ ऐसा वो पर रहता है। चौक चौराहे, कांग्रेस भवन, राजीव भवन, विधानसभा, ब्लॉक स्तर, सब जगह होता है। वहां कोई बंद कमरे के अंदर वाला कोई राजनीति नहीं होती, इतनी तो खुला खेल होता है कांग्रेस में। आप देखिए कि जिस तरीके से 2.5 साल की बात हुई थी, फिर उस तरीके से लॉबिंग हुई, लामबंदी हुई, गोलबंदी हुई, अपने अपने विधायकों को अपनी तरफ किए, तो उस दिन से कांग्रेस का मरसिया छत्तीसगढ़ में पढ़ा जा रहा था। ये बात तो सच है कि एक सशक्त कांग्रेस को किस तरीके से केंद्र ने कमजोर किया, ये बात भी सख्त है। कि यहाँ पे मैं कहूंगा कि जिस तरीके से कांग्रेस को अगर कमजोर लोकल स्तर पे कम हुई और केंद्र स्तर पे जो लोगों के नजरअंदाज जो कर रहे थे वो उनकी वजह से ज्यादा हुई है। आप देखिए कि कांग्रेस में रीति नीति है कि जो पावर सेंटर रहते हैं, पावर सेंटर्स को हमेशा 2 हिस्सों में बांटा जाता है। आप उसको चाहे भूपेश बघेल या टीएस बाबा कहिए, चाहे आप कमलनाथ और दिग्विजय कहिए, चाहे आप सचिन पायलट और मुख्यमंत्री राजस्थान कहिए, तो ये उनकी बटी हुई राजनीति रहती है। इस कारण फेस तो लोकल स्टेट बॉडी को करना पड़ता है। अब उनकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, फैक्ट फाइंडिंग में कितना सच निकल के सामने आता है, लेकिन निचले स्तर का कार्यकर्ता काफी नाराज है। हकीकत यह है कि भ्रष्टाचार जम के हुआ है 5 सालों में। वैसे हम विधानसभा की बात करें तो लोकसभा में तो खैर ये एक्सपेक्टेशन है, वहां सिर्फ मोदी एक फैक्टर रहा है। बहुत ज्यादा वोट परसेंटेज कांग्रेस ने हालांकि खोई भी नहीं है, तो पाई भी बहुत नहीं है। लेकिन इतने बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में उतारे गए थे लोकसभा चुनाव में। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चुनाव लड़ रहे थे, ताम्रध्वज साहू, शिव डहरिया उतरवाए गए थे कार्यकर्ता द्वारा। कार्यकर्ता जो कह रहे थे, इनकी मीटिंग से जो बातें आ रही थी कि जिन लोगों ने बहुत भरपूर दोहन किया है उनको उतारा जाए, उनके पास ही पैसा है लड़ने का। आप देखिए कि जिस तरीके से जो मंत्री रहे हैं उन्हीं लोग चुनाव लड़ रहे थे, फिर भी हार गए ना। हाँ, वो तो खैर देखिए, वो हार जीत अलग बात है। आप चुनाव बड़े बड़े बल्लम लड़ रहे थे, आपने वो कहा, तब मैं कह रहा हूँ आपके पास, कांग्रेस के पास तो चुनाव लड़ने के लिए लोग आ भी नहीं रहे थे। लोग कह रहे थे कि जिनने पैसे कमाए हैं वो चुनाव लड़े, वो सामने देखे। कि कार्यकर्ताओं के मन की बात जब हम लोग ने सुनी, समझी, जानी, तो लोग कह रहे थे कि भाई ये 5 साल एक्चुअली हुआ क्या कि भ्रष्टाचार की जो बांसुरी है इतनी पुरजोर बजाए है भारतीय जनता पार्टी, उससे कांग्रेस उभर नहीं पाई। ये बात सच है विधानसभा में भी और वही लोकसभा में। लोकसभा में जो रिजल्ट आए वो जाहिर सी बात है इस तरीके के आने थे। पिछली बार भले ही 2 थे, लेकिन इस बार मोदी जी का एक फैक्टर कह सकते हैं लगातार, और बहुत अच्छी जीत भारतीय जनता पार्टी की कह सकते हैं। 6 महीने की सरकार जिस तरीके से वादे, महतारी बंधन योजना इन्होंने चलाई या कई वादे किए, उस वजह से भी रिजल्ट 1 सीट का और इजाफा हुआ भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार की उसमें। तो उम्मीद की जा सकती थी कि इस बार 11 के 11, लेकिन 1 कम आई।
तो खैर कुल मिला के अगर हम कहें कि समीक्षा बैठक बहुत जरूरी है, इस तरीके से कार्यकर्ताओं को अगर फिर से पुनः एक्टिवेट करना जरूरत है, तो समीक्षा बैठक तुरंत करके निर्णय ले लेना चाहिए। और जो परिवर्तन तो खैर होना ही है, लेकिन समीक्षा बैठक कल कांग्रेस जो है वो 6 महीने में नहीं कर रही। मुझे याद है विधानसभा की समीक्षा बैठक भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल भी नहीं कर पाई थी। 2018 की बात मैं आपको बताऊं कि 2019 और 20 तक समीक्षा बैठक नहीं हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। तो खैर जब तक कार्यकर्ता डिफ्यूज नहीं होगा, उसके मन के अंदर की जो बातें बाहर नहीं निकलेंगी, वो अपने लोगों को कोस ना ले, तब तक फिर से वो पुनः कार्य पे नहीं लग सकता। एक राजनीतिक संगठन और एक अनुभव के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि कार्यकर्ताओं के मन की बात जानना भी शीर्ष नेतृत्व को बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत खरी बात आपने कही है उचित शर्मा जी। मैं उस पर जवाब लूंगी सुरेंद्र वर्मा जी का, लेकिन उससे पहले राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। राजीव जी, कांग्रेस पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उन तथ्यों पर काम कर रही है जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में हार हुई, और दीपक बैज जी कह रहे हैं क्योंकि अब चुनावी तैयारी है नगर निगम की, और उसी के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे जोर शोर से अब जुट जाएगी। कांग्रेस पार्टी का अपना नजरिया, उनका अपना संगठन क्या कहता है, हमें कुछ कहने का किसी पार्टी पर अधिकार नहीं है। लेकिन ये जरूर है जो उचित शर्मा जी ने कहा, उन्होंने उचित बात कही, सही बात कही कि हर पार्टी का एक आत्ममंथन होता है। हमारी पार्टी तो जीतने के बाद भी आत्ममंथन कर रही है कि जिन बूथों पर हमने लक्ष्य रखा था उन बूथों पर उतनी वोटिंग हुई क्या, उन बूथों पर हमारी बढ़त मिली कि नहीं। हम लोग एक प्री सर्वे करते हैं, पोस्ट इलेक्शन का भी एक आत्मचिंतन करते हैं, तो वो चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। लेकिन देखिए सचिन पायलट जी ने जो बात कही कि हम एक सीट से भी संतुष्ट है, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, ये बड़ा चिंतनीय है। जो वोटर्स बढ़े, हमने देखा है जमीनी स्तर पर जाकर कि जहां जिस बूथ में मान लीजिए 1200 वोटर थे तो वोटरों की संख्या बढ़ी है, वहां मान लीजिए 1380 वोटर्स बढ़े हैं। तो कांग्रेस पार्टी अगर ये कहती है कि वोटर्स बढ़ गए तो हमारी उपलब्धि है, हमारे वोट परसेंट बढ़े हैं हारने के बावजूद भी, तो आत्मचिंतन की बहुत आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी में कि वोटर्स बढ़ने को अगर वो अपनी अचीवमेंट कहते हैं तो ऐसे नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी वातानुकूलित कमरे से बाहर निकल नहीं पा रही है, उसे मैदान पर जाना होगा, एक अच्छा विपक्ष बनना होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि 1996 से आज तक कांग्रेस पार्टी 2 और 3 सीट से आगे कभी बढ़ नहीं पा रही, कभी एक सीट से भी संतुष्ट होना पड़ रहा है। 2013 के चुनाव में भी एक सीट से संतुष्ट होना पड़ा था, 2008 में भी एक सीट से संतुष्ट होना पड़ा था। आज वही इतिहास है, कांग्रेस पार्टी को एक सीट मिली है, तो वो एक सीट को लेकर भी अगर संतुष्ट है तो कांग्रेस को बहुत बड़े आत्मचिंतन की आवश्यकता है और जनता से जोड़ने की आवश्यकता है। सुरेंद्र वर्मा जी, पहली बात तो वोट शेयर में कोई इतना बड़ा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ। 2019 में 40.9 था, अब 41.7। और दूसरी बात यह कि गुटबाजी समस्या सिर्फ छत्तीसगढ़ की ही नहीं है, गुटबाजी कांग्रेस में लगभग हर राज्य में है। हरियाणा में आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन गुटबाजी की वजह से आप पीछे हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी वही हाल है, और वही अब छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा है। तो इस चीज से अगर पार नहीं पाएंगे तो फिर तो स्थिति गंभीर हो जाएगी आगे कांग्रेस के लिए। मनोज जी देखिए, गुटबाजी एक अलग चीज है और आंतरिक लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी को सम्मान मिलना दूसरी चीज है। भारतीय जनता पार्टी तो आज उस स्थिति में है, इनके बड़े से बड़े सुरमा जो है मोदी शाह के सत्ता को, उनके अधिकार को चुनौती देने से बच रहे हैं। ये इनको तो छत्तीसगढ़ के हक और अधिकार की बात रखनी होती है। पहले भी 9 सांसद थे, अब 10 सांसद हैं। बताए कभी अभी देख लीजिए पिछले 1.5 हफ्ते में जो है लगभग 70 ट्रेनें निरस्त हुई है। यहाँ के मंत्री जो है आज तक कभी मोदी शाह के सामने ये छत्तीसगढ़ का अधिकार अगर रख पाए हो तो बताया। निश्चित तौर पर देखिए हमारी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक तरफा भाजपा के फेवर में ये परिणाम आए हो। 6 महीने में ही शायद सरकार इतनी अलोकप्रिय हो चुकी है। इनके 13 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां ये जीते थे और अभी 6 महीने के भीतर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को लीड मिली है। इनके स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में ये पिछड़े हैं, महिला बाल विकास मंत्री के क्षेत्र में क्या हाल है भूपेश बघेल डिप्टी सीएम है और भूपेश बघेल, महंत जी, उमेश जी की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली लोकसभा चुनावों में। वो फैक्ट बता रही हूँ मैं आपको। आप विधानसभा वार आंकड़े देख लीजिए, विधानसभा वारी बता रही हूँ। सीएम है, डिप्टी सीएम है इनके विजय शर्मा, 31,000 की लीड कम हुई है। राजनांदगांव लोकसभा जो पिछले बार 2.5 लाख वोट से जीते थे, कवासी लखमा अपनी ही सीट पर वो पिछड़ गए थे। और जो प्रशासनिक आतंकवाद और इनका दमन है,
कांकेर सीट में महासमुंद लोकसभा में 4 कांग्रेस के विधायक हैं, चारों जगह बीजेपी को लीड मिली। काउंटिंग ही नहीं हुई है। बालोद लोकसभा के जो बूथों की गिनती नहीं हुई है, डाक मतपत्र में जो भिन्नता है। अरे अब हार रहे फिर नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अब हार गए, वापस बैलेट पे आ गए हैं। चलिए सुरेंद्र वर्मा जी, ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ये वाकई उन तथ्यों पर जांच करने के लिए, उन तथ्यों पर बात करने के लिए आई है या फिर घूम फिर कर बात फिर ईवीएम पर ही आ जानी है? ना ना ना, देखिए विश्वसनीयता की पहली शर्त पारदर्शिता है। और जब सवाल उठते हैं, चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में तो सीसीटीवी लगा था, इसलिए इनके पाप जो है उजागर हो गए। और मैं तो कह रहा हूँ कांकेर में क्यों इतनी हड़बड़ी थी, क्यों इतनी हड़बड़ी? इसमें असली पुनर्वास हो रहा है। ये राजनीतिक क्या है, देखिए जो वयोवृद्ध नेता साहब आए हैं कर्नाटका से, वो खुद दरअसल मोइली साहब अभी वयोवृद्ध हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी अपने बुजुर्गों को राजनीतिक तीर्थाटन के लिए भेज रही है। ये राजनीतिक तीर्थाटन से ज्यादा कुछ नहीं है, ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है कि जो बुजुर्ग नेता है, वयोवृद्ध नेता है, उनको पॉलिटिकल टूरिज्म के तहत भेजा गया है। और ये फैक्ट फाइंडिंग वगैरह सब जानते हैं। राहुल गांधी जी की एक टीम बनी हुई है, वो वातानुकूलित कमरे में बैठकर देश को लड़ाओ, ओबीसी को लड़ाओ, अलगाववादी तत्वों को हवा दो, इनका ये काम रह गया है। वो उस वातानुकूलित कमरे में बैठकर आज भारत जोड़ो के नाम पर दलित ओबीसी को लड़ाना, मुस्लिम बंधुओं को लड़ाना, ये कांग्रेस पार्टी का काम है। जो मोदी साहब आए वो खुद वयोवृद्ध हो गए हैं। कांग्रेस के लीडर खुद कहते हैं कि उन्हें सुनना नहीं आता, उन्हें हिंदी समझ नहीं आती। अब वो हिंदी भाषी क्षेत्र में आए हैं, उनको हिंदी समझ में नहीं आती, उनको कुछ बातें स्पष्ट नहीं है। तो ये देखिए, ये एक सुरेंद्र वर्मा जी, इस पर छोटा सा जवाब दीजिएगा। जो राजीव जी कह रहे हैं कि वीरप्पा मोइली जी को कर्नाटक से लाया गया है, उनको हिंदी भी ठीक से नहीं आती है, वो यहाँ पर क्या फैक्ट्स का पता लगा पाएंगे कि क्यों हारे? मनु जी, वीरप्पा मोइली जी जो है विद्वान नेता हैं, वर्षों की उनकी राजनीतिक समझ है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। ये तो अडानी के मुनाफे के, अडानी के इशारे पर चला रहे हैं। ठीक है, आ गया, इसका जवाब आ गया। उचित शर्मा जी से मैं लास्ट कमेंट। उचित शर्मा जी, जरूरी है कि उन फैक्ट्स पर निकाल कर उन पर काम किया जाए, ये नहीं कि लास्ट में आकर बोल दे कि ईवीएम की वजह से हार गए, फिर ऐसे कैसे उद्धार होगा? बिल्कुल मनु जी, ये देखा जाए कि ये केवल एक औपचारिकता ना रह जाए। कार्यकर्ताओं के दिल की बात, मन की बात, उनकी भड़ास, उनके अनुसार परिवर्तन और चीजें वो चाहते उस हिसाब से काम होना चाहिए। आपने मीटिंग की है, औपचारिकता तो इसमें कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। अदरवाइज होगा क्या कि लोग आपकी फैक्ट फाइंडिंग पे भी बिलीव नहीं करेंगे। इतने बड़े नेता आए हैं, 84 वर्ष के बुजुर्ग जो है वीरप्पा मोइली जी, वो और सचिन पायलट जी आए हैं, तो जरूरी है कि जमीनी स्तर पे बदलाव होने चाहिए। अगर जरूरी रहा पार्टी के अंतर्गत, पार्टी के अच्छे के लिए ये समीक्षा कर रहे हैं, तो इसके रिजल्ट भी जनता और कार्यकर्ता के सामने आना चाहिए। हाँ बिल्कुल। उचित शर्मा जी और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्या फैसले लेती है, ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं रही, विधानसभा में वही हाल रहा और अब आगे नगर निगम का चुनाव है। इसी के साथ दिन दहाड़े में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश 36।